हेलो दोस्तों। वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग इससे पहले बायो में टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लिए थे हम लोगों ने। पहले ये पढ़ा था कि टिश्यू जो होता है वो कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर अनेक प्रकार के टिश्यू आपस में मिलकर कोशिका मिलकर टिश्यू बनाती हैं या सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। कहीं पर एक समान जैसे बनाते हैं। तो यानी इसका मतलब यही है कि जब हम कई सारे कोशिकाओं को समान हो या असमान कोशिकाओं को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया था। फिर हमने जाना था कि ऊतक जो टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक विभाज्य ऊतक होता है और एक क्या होता है, स्थायी ऊतक होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने जाना था कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने अलग ही बताया है, लेकिन इससे पहले भी मैंने बताया था कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक ये होते हैं, ठीक है। जंतु ऊतक और पादप ऊतक। अब पादप ऊतक में भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पादप ऊतक में भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। तो वो जो पादप ऊतक में दो प्रकार के होते हैं वो होता है स्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और उसके बाद होता है विभाज्य ऊतक, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मेरिस्टेमेटिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिव टिश्यू कहा जाता है। याद रखिएगा। हमने अस्थायी ऊतक भी पढ़ लिया था। तो अस्थायी ऊतक को जब हम पढ़ेंगे तो अस्थायी ऊतक भी अपन में दो प्रकार का हो गया। अस्थायी ऊतक भी अपने में क्या है, दो प्रकार का है। एक सरल ऊतक है जिसे कहा जाता है सिंपल टिश्यू, और एक होता है जटिल ऊतक जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम सरल ऊतक में पढ़ रहे थे, और सरल ऊतक में पढ़ रहे थे, पैरेन्काइमा पढ़ रहे थे, और पैरेन्काइमा के टाइप्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एक पैरेन्काइमा जो वो होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। लेकिन कुछ टिश्यू मतलब जो पैरेन्काइमा है वो जल वाले पौधों में पाए जाते हैं, और उन जल वाले पौधों में जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनमें बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, वायु की गुहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो जल पर क्या करते हैं, उतराती हैं। उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा कहा जाता है। तो उसी में चल रहा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो एरेनकाइमा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है, इसी में आता है, इसी में एक और चीज़ आता है जिसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमें जानना है, ठीक है। पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा, अब ध्यान से सुनिएगा। उस दिन भी मैंने चर्चा की थी इस चीज़ पर। पौधों में जो लचीलापन पाया जाता है, ठीक है, पौधों में जो लचीलापन पाया जाता है यानी वो बिना टूटे क्या होते हैं, लचकदार होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिसमें लचक आती है या लचीला होता है वो किस तरह का कार्य करते हैं, तो यांत्रिक सहायता मिलती है उनको। क्या मिलती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो जब ऐसे ऊतक होते हैं जो पैरेन्काइमा के जो यांत्रिक सहायता देते हैं, तो ये जो होते हैं इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं जो अनियमित ढंग से क्या होते हैं, मोटे होते हैं जगह जगह पर, ठीक है। और कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, बहुत कम स्थान होता है। ऐसी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, बहुत ही कम स्थान होता है, ठीक है। ऐसी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। तो उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा कहते हैं। लचीलापन का जो गुण आता है ना, जो ऐसे पैरेन्काइमा जिनकी वजह से लचीलापन का गुण आ जाए उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। तो उसी के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, तो कोलेनकाइमा के बारे में बात करने चल रहे हैं। किसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में बात करने चल रहे हैं। कोलेनकाइमा के बारे में बात करने चल रहे हैं। फिर से सुनिएगा, फिर समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे पैरेन्काइमा जो पौधों में लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं, ठीक है। पौधों के पत्तियों में भी देखने को मिलता है, तनों में भी देखने को मिलता है। यानी ये लचीलापन उनको टूटने नहीं देता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और
ये जो होते हैं ये पर्णवृत्त के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णवृत्त के नीचे पाए जाते हैं। और ये कैसे ऊतक होते हैं? तो जीवित ऊतक होते हैं। कैसे ऊतक होते हैं? जीवित ऊतक होते हैं। ठीक है, जीवित ऊतक होते हैं, लंबे होते हैं, अनियमित ढंग से क्या होते हैं? अनियमित ढंग से मोटे होते हैं, पतले होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो इनके और इन कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान पाया जाता है। कौन से? कोलेन काइमा में। किसकी बात कर रहा हूँ? कोलेन काइमा में। ठीक है, तो कह लिख सकता हूँ कि पौधों में लचीलापन इसी ऊतक के कारण आता है। इसी ऊतक के कारण आता है। लचीलापन इसी ऊतक के कारण आता है। ठीक है, यह पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे पत्ती व तना। जैसे पत्ती व तना, ये पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे पत्ती व तना। ठीक है, यह यहाँ से लिखिएगा, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? कोलेन काइमा। कोलेन काइमा पौधों को क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसे हम कहाँ पा सकते हैं? तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इसको पा सकते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पा सकते हैं। इसका स्थान एपिडर्मिस के नीचे होता है। इसका स्थान एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। देख लीजिए इसको, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। इसका स्थान एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। इसका स्थान एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें और बाकी है, देखिए इसको। इसी में लिखा रहा है भाई, इसी में लिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। ये जीवित कोशिका के होती हैं। कौन? कोलेन काइमा जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोलेन काइमा जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। इनकी संरचना अनियमित ढंग से किनारे पर मोटी होती है। अनियमित ढंग से किनारे पर क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, किनारे पर क्या होती है? मोटी होती है। ये है आपका कोलेन काइमा। ये हो गया आपका कोलेन काइमा। ठीक है, क्या हो गया? कोलेन काइमा। ठीक है, ये क्या है? कोलेन काइमा है। पहले इसको क्लियर कर लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे, कोलेन काइमा हो गया। पैरेन काइमा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने
एरेनकाइमा, क्लोरोकाइमा, फिर कोलेनकाइमा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे। ये जो पहली बात तो सुन लीजिएगा ध्यान से। अब जो हम चलना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह उन पौधों में पाया जाता है, ठीक है, यह उन पौधों में पाया जाता है जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और उनका बाहरी आवरण क्या होता है? बहुत ही कठोर और बहुत ही मजबूत होता है। और वो मजबूत और कठोर होने का कारण यही है, ये मजबूत और कठोर होने का कारण यही है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। पहली चीज, यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को बहुत ही मजबूत और कठोर बनाता है। आधा ना रहेगा, ठीक है। क्या करता है? पौधों को बहुत ही कठोर और मजबूत बनाता है। कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। जैसे नारियल का ऊपरी छिलका देख लीजिए, वो क्या होता है? बहुत ही मजबूत और कठोर होता है, ठीक है। वो हाथ से नहीं निकाला जाता है, ठीक है, हाथ से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं? मजबूत औजारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो नारियल का जो फल होता है या नारियल होता है, उसके ऊपरी आवरण जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, यानी उसका छिलका जो होता है स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। पहली चीज हो गई। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो मृत कोशिकाएं पाई जाएंगी। कैसी कोशिकाएं पाई जाएंगी? मृत कोशिकाएं पाई जाएंगी। अभी पढ़े कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं पाई जाएंगी, लेकिन इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाएंगी? मृत कोशिकाएं पाई जाएंगी। यह कोशिकाएं लंबी तथा पतली होंगी। यह कोशिकाएं कैसी होंगी? लंबी होंगी तथा पतली होंगी। क्यों लंबी और पतली होंगी? क्योंकि इसकी ऊतक की भित्ति जो होती है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है, ठीक है। क्योंकि इस ऊतक की, ठीक है, इस ऊतक की भित्ति जो होती है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन के कारण मोटी होती है। याद रखिएगा, भित्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान रहता ही नहीं है। इसमें कोशिका के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? फिर से सुनिएगा। एक अन्य प्रकार की कोशिका ऊतक पाया जाता है जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। यह मजबूत और कठोर होता है। यह कैसा होता है? मजबूत और कठोर होता है। ये वह भाग है पौधों का जो मजबूत और कठोर होता है। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। जैसे नारियल का जो बाहरी छिलका होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं। अधिकतर इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, अधिकतर क्या, परमानेंट तरीके से क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। पहली चीज हो गई। यह लंबी और पतली होती हैं, ठीक है, क्योंकि इस ऊतक में भित्ति जो होती है वो लिग्निन होती है। भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और जब ये देखने को मिलता है कि ये मोटी हो गई है तो इनके कोशिकाओं के बीच में स्थान बहुत कम हो जाता है। इनके कोशिकाओं के बीच में स्थान बहुत कम हो जाता है। तो शुरू करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं। यह पौधों को मजबूत व कठोर बनाता है। यह पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है। जैसे नारियल का छिलका। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। यह पतली व लंबी होती है। इसकी भित्ति लिग्निन
लिग्निन के कारण मोटी होती हैं, अतः इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, बहुत कम स्थान होता है। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। हो गया, चलें आगे। अब थोड़ा एपिडर्मिस के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एपिडर्मिस जो होता है ना, ये पौधे का बाहरी आवरण होता है, ठीक है। जैसे आप पेड़ देखेंगे, आपके यहाँ आम, नीम, अमरूद का पेड़ होगा, वो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो एपिडर्मिस का बना होता है। और ये एपिडर्मिस क्यों बनाएगी, तो एपिडर्मिस का कार्य क्या है? तो इस एपिडर्मिस का कार्य है कि बाहरी आघात से, जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से पौधों को बचाना, ठीक है। कीड़े मकोड़ों से बचाना, क्योंकि इतनी सख्त होती हैं और ये क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं। ये कैसी होती हैं, निर्जीव होती हैं। कुछ मरुस्थलीय जगहों पे तो एपिडर्मिस क्या होती है, मोटी होती हैं। उनके एपिडर्मिस का जो मतलब जो पौधा पाया जाता है मरुस्थलीय स्थानों पर, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। जो एपिडर्मल क्या होता है कि उसकी सतह मोम की तरह होती है, मतलब मोम जैसा आवरण बना लेती है, ताकि जब मोम जैसा आवरण बना लेगी तो जो जल का मतलब जल जो बाहर क्षय होगा जल का, वो रुकेगा। एपिडर्मिस से जो जल का क्षय होगा वो रुकेगा, ताकि पौधे की जो पानी, जो वाटर का संतुलन है वो बना रहे, ठीक है। एपिडर्मल कोशिकाएं क्या करती हैं, रक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। रक्षा के लिए क्या करती हैं, उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं वो देखने में चपटी दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, चपटी दिखाई देती हैं, याद रखिएगा। और यह बाह्य आघातों से क्या करती है, बचाने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए भाई, जो पत्ते होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, पत्ते में जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे क्या देखते हैं, छिद्र दिखाई देता है हमको, ठीक है। पौधे के एपिडर्मिस में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। आप पढ़े हैं, स्टोमेटा के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा जो होता है ना, वो वृक्क के आकार का होता है। कैसा होता है, वृक्क के आकार का होता है, ठीक है। वृक्क के आकार का होता है कौन, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, वृक्क के आकार का होता है, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा है, इसका कार्य क्या है, तो ये गैसों का विनिमय करता है। गैसों का क्या करता है, विनिमय करता है। गैसों का क्या करता है, विनिमय करता है, ठीक है। और इन्हीं को रक्षी कोशिकाएं भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रक्षी कोशिकाएं भी कहा गया। कुछ चीजें बहुत जरूरी नहीं है लिखाना, बस बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रक्षी कोशिकाएं कहा गया है, किसको कहा गया है, जो स्टोमेटा में जो वृक्क के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। और ये गैसों का क्या करता है, विनिमय यानी आदान प्रदान करता है। साथ में वाष्प उत्सर्जन को भी देखने को, इसमें से वाष्प उत्सर्जन देखने को मिलता है, या वाष्प उत्सर्जन के लिए भी उत्तरदायी होता है, ठीक है। कौन, स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, जो पत्ती के नीचे जो छिद्र पाया जाता है, और वो जो छिद्र जिसमें पाया जाता है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस ऊतक होते हैं उसी में, यानी एपिडर्मिस किसकी बात कर रहे हैं, टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा और सुनिएगा, जड़ों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, जड़ों की बात कर रहा हूँ, जड़ों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं उनमें पानी सोखने का कार्य करती हैं। जो एपिडर्मल कोशिकाएं जो जड़ों में पाई जाती हैं वो पानी सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उसमें क्या होता है कि रोम जैसे प्रवर्ध यानी बाल निकले होते हैं। रोम जैसे क्या होते हैं, बाल निकले होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पौधे में जो जड़ होती है उसके अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। किसके लिए, तो पौधे को जल सोखने के लिए। इसकी वजह से उसके जल सोखने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही चीज अगर मरुस्थलीय पौधों में देखा जाए, किसकी बात कर रहे हैं, मरुस्थलीय पौधों में देखा जाए, तो बाहरी सतह जो होता है जिस पर एपिडर्मल होता है, यानी एपिडर्मल सतह जो होता है, वो मरुस्थलीय पौधों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मरुस्थलीय पौधों की बात कर रहा हूँ। उसमें क्यूटीन नामक क्या होता है, एक पदार्थ पाया जाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह एक क्या है, क्यूटीन जो है एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, एक लेप की तरह होता है। किसकी तरह से होता है, लेप की तरह से होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी का उत्सर्जन न हो, ठीक है।
क्या हो, पानी का उत्सर्जन ना हो, पानी बचा रहे, सुरक्षात्मक हो, ठीक है, क्या करे, सुरक्षा करे। समझ में आई बात? ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई, इतना पहले बताइए, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए बात और आगे करते हैं, ठीक है, बात और आगे करते हैं। देखिए, जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ठीक है, जैसे पेड़ का जो छाल होता है उसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी मैंने बताया कि नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है वो मृत कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, इसका स्क्लेरेंकाइमा कहा जाता है। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब जो ये मृत कोशिकाएं होती हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, मृत कोशिकाएं होती हैं, इनमें स्थान नहीं होता है, ये एकदम घिरी रहती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी रहती हैं। और इनकी भित्ति जो होता है वो किसका बना होता है, सुबरीन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, सुबरीन पदार्थ का बना होता है, जो इन छालों को, ठीक है, इन छालों को हवा और पानी से अभेद बनाता है। यानी ये जो सुबरीन होता है ये हवा और पानी से इनको क्या बनाता है, अभेद बनाता है। यानी न तो उससे पानी से नुकसान हो सकता है, न तो उसे हवा से नुकसान हो सकता है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्लैक बोर्ड पर हैं, और जो आपको जानना चाहिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इतनी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे चल, अब आपका सरल अस्थायी ऊतक खत्म हो गया। जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी मैंने आपको बता दिया, उतनी आपके पास मैंने बात को पहुंचा दी सरल अस्थायी ऊतक में। अब हम पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, जटिल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, या उसी को जटिल अस्थायी ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी जटिल ऊतक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करने चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में अब हमें जानना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में अब हमें जानकारी कलेक्ट करनी है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू पहले समझेंगे, इसका विस्तृत जानकारी लेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका निर्माण, अब सुनिएगा ध्यान से, हम लोग सरल अस्थायी ऊतक पढ़ रहे थे ना, वो अलग था, अब ये अलग है। क्यों अलग है, वो समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना था, लेकिन जटिल ऊतक जो होता है यह भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला शब्द सेंटेंस पढ़ा मेरा कि जो जटिल होता है यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, या भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, ऊतक की, जटिल ऊतक, जटिल ऊतक का निर्माण, का निर्माण विभिन्न 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 प्रकार के कोशिकाओं, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल ऊतक का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी इसमें अलग अलग कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती हैं, ठीक है। जैसे हम अगर एक मकान बनाने चल रहे हैं तो वहाँ सिर्फ ईंट नहीं लगता है, वहाँ सीमेंट भी लगता है, बालू मतलब जो होता है वो लगता है, ठीक है। तो कई चीज़ें मिलकर बनाती हैं, तो उसी तरह से जटिल ऊतक होता है। अब जटिल ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं।
जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम होता है। एक होता है जाइलम, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं पहला। जाइलम क्या है? जाइलम क्या है? जाइलम। ठीक है, जाइलम के बारे में जानिएगा। ठीक है, और क्या जानेंगे? फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है। दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉरी, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। PHLOEM फ्लोएम होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलें आगे, उठाते हैं पहले जाइलम को। पहले जाइलम को लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जाइलम, इसे उड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WOOD, उड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उड भी कहते हैं। ठीक है, यह नलिका के समान संरचना होती है। इसकी संरचना नलिका के समान होती है। इसे उड भी कहते हैं। इसकी संरचना नलिका के समान होती है। इसकी संरचना क्या होती है? नलिका के समान होती है। तो हम इसे उड भी कहते हैं। इसे उड भी कहते हैं। इसकी संरचना नलिका के समान होती है। इसकी संरचना नलिका के समान होती है। इसकी संरचना नलिका के समान होती है। कैसी होती है बाबू? तो नलिका के समान होती है। इसकी संरचना नलिका के समान होती है। अब हम इस पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार की, मैंने कहा था ना, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है? संरचना होती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब इसका निर्माण होता है। तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम उनके बारे में जानेंगे। पहला है वेसल्स। क्या है? पहला वेसल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ट्रैकिड्स है। क्या है? ट्रैकिड्स है। फिर उसके बाद क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, पहला वेसल्स, दूसरा ट्रैकिड्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा है, चौथा क्या है? जाइलम फाइबर है। चौथा क्या है? जाइलम फाइबर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम चारों के बारे में जानेंगे। चारों का कार्य क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले इनको लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहला मैंने बताया वेसल्स। क्या होता है? पहला वेसल्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवाएंगे, घबराइएगा नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों इसका लिखवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवाएंगे। चलिए लिखा जाए इनका नाम। पहले मिटा देते हैं, थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। यहाँ लिखूंगा, देखिए, यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है।
होता है। ठीक है, अब चारों का नाम हम लोग लिखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को, फिर उसके बाद तब और आगे भी लर्न करेंगे। ज़्यादा नीचे तो नहीं ना हो गया भाई? चलिए थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहला वेसल्स, जिसको क्या कहा जाता है? वेसल्स को क्या कहा जाता है? वाहिका कहा जाता है। वाहिका, वेसल्स हो गया। पहला क्या हो गया? वेसल्स हो गया। ठीक है, फिर क्या है? ट्रैकिड, मैंने अभी बताया। ट्रैकिड, ट्रैकिड, TRACHIELD, ट्रैकिड। ठीक है, ये ट्रैकिड हो गया। क्या हो गया? ट्रैकिड हो गया। जिसे क्या कहा जाता है? जाइलम ट्रैकिड भी हम कहते हैं। जाइलम ट्रैकिड भी कहा जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। फिर से देखिए, वाहिका वेसल्स, वाहिका को वेसल्स कहते हैं, ट्रैकिड को, ये जाइलम ट्रैकिड है, ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। अब जाइलम फाइबर आएगा। क्या आएगा? जाइलम फाइबर आएगा। ठीक है, जिसे जाइलम रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम रेशा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे जाइलम रेशा या जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम फाइबर होता है। ठीक है, जाइलम फाइबर हो गया। ये चार के बारे में हो गया भाई। ये चार आप देख रहे हैं, वाहिका वेसल्स हो गया, ट्रैकिड ये हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम रेशा हो गया, यानी जाइलम फाइबर हो गया। ये चार हो गए भाई। अब इन चारों के बारे में खूब जम के पढ़ना है, एकदम एक बार में तैयार करना है कि क्या होता है। आज इसको एकदम क्लियर कर लेना है। क्या होता है? आज इसको एकदम क्लियर कर लेना है। लेटो नहीं भाई। अच्छा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझिएगा, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्या पूछेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ट्रैकिड और वाहिका, यानी वेसल्स एंड ट्रैकिड, ट्रैकिड एंड वाहिका, ठीक है, में एक तत्व का क्या होता है? जमाव होता है। ठीक है, एक तत्व का जमाव होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिग्नीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्नीन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्नीन कहते हैं। ठीक है, वेसल्स और ट्रैकिड में एक तत्व होता है लिग्नीन। ठीक है, और वाहिका की जो कोशिका भित्ति होती है, साथ में ट्रैकिड की भी कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। इसकी और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है लिग्नीन के जमाव के कारण, लिग्नीन के जमाव के कारण। ठीक है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना क्या होता है? जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है। नलीनुमा संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके बारे में बोल रहा हूँ? वाहिका और ट्रैकिड के बारे में कह रहा हूँ। वाहिका और ट्रैकिड के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? वाहिका और ट्रैकिड के बारे में कह रहा हूँ। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूँ। जो वाहिका है यानी वेसल्स है, ट्रैकिड है, ये इनके अंदर लिग्नीन का जमाव होता है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें सुनिएगा ध्यान से, कई ऐसी, ठीक है, कई ऐसी परिपक्व मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, किसमें? ट्रैकिड में, इनमें यानी ट्रैकिड और वेसल्स में क्या होता है? कई सारी मृत परिपक्व कोशिकाएं होती हैं और वाहिका का संरचना नलिकाकार होता है। वाहिका का संरचना कैसा होता है? नलिकाकार होता है। ठीक है, इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का क्या होता है? क्या होता है? पानी और खनिज लवण का
ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या होता है? संवहन होता है। पहली चीज तो ये चीज बता दूं, एक चीज और बता दूं, जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक हैं। दोनों के दोनों कैसे ऊतक हैं? संवहन ऊतक हैं, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करने का काम कौन करता है? तो ये दोनों बंदे करते हैं, ये दोनों बंदे करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। और आप पहले से जानते हैं कि पैरेन्काइमा में भोजन संग्रह करने की क्षमता होती है, यानी यह भोजन को संग्रहित करता है। कौन करता है? तो पैरेन्काइमा भोजन को संग्रहित करता है। जाइलम फाइबर का कार्य क्या है? जाइलम फाइबर आ गए हैं, जाइलम फाइबर, इसमें तो भोजन संग्रहित होता है, इसका क्या काम है? इसका ये काम है भैया कि ये क्या करता है? सहारा देने का काम करता है। जो जाइलम फाइबर है यानी जाइलम रेशा है, ये सहारा देने का काम करता है। किसको सहारा देता है? किसको सहारा देता है? तो पौधे को सहारा देने का काम करता है। खत्म, क्लियर बात? बात समझ में आई? दिमाग में चढ़ा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए भाई, समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ गई हो तो लिख लेंगे, लिखा देंगे, आप उसको तैयार करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी की तरह लिखवाएंगे ताकि आप उसको लर्न कर पाएँ। कहानी की तरह लिखवाऊंगा ताकि आप उसको क्या कर पाएँ? लर्न कर पाएँ। कहानी की तरह लिखेंगे तो जरूर लर्न होगा। ठीक है, चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा था? जाइलम वाहिका के बारे में पढ़ा था, यानी वेसल्स के बारे में पढ़ा, ट्रैकिड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ा। अब इनके बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए, हम पहले इसको हेडिंग डाल लेते हैं, जाइलम। जाइलम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर एकदम, बात स्पष्ट बात है और मैंने उसको बता भी दिया है। मैंने क्या बताया? वेसल्स, वेसल्स, वेसल समझ रहे हैं ना? वाहिका, व ट्रैकिड, ट्रैकिड, ठीक है, ट्रैकिड, ठीक है, ट्रैकिड, दोनों में लिग्नीन पाया जाता है, पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति, इनकी भित्ति लिखिए खाली, इनकी भित्ति मोटी होती है, मोटी होती है। इनकी संरचना, रचना नलिकाकार होती है। इनकी संरचना नलिकाकार होती है। इनकी संरचना कैसी होती है? नलिकाकार होती है, ठीक है। इनमें कई परिपक्व परिपक्व मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृत परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर क्या है? इनके द्वारा, इनके द्वारा जल व खनिज लवण, लवण ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खनिज लवण, खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, संवहन
होता है। ठीक है, क्लियर है भैया। ये किसके वेसल्स और ट्रैकिट के बारे में बता दिया, वेसल्स और ट्रैकिट के बारे में बता दिया, वेसल्स और ट्रैकिट के बारे में। चलिए ये हो गया, इतना इसमें क्लियर हुआ, हमने वेसल्स और ट्रैकिट के बारे में जान लिया। अब देखिए जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में जानिए। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का कार्य भोजन को संग्रह होने करने का होता है। जाइलम पैरेन्काइमा का कार्य भोजन को संग्रह करने का होता है, ये भोजन को संग्रह करता है। यहीं पर अगर मैं लिखूं, इसी में लिखूं कि जाइलम फाइबर पौधे को सहारा प्रदान करता है। पौधे को क्या प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, पौधे को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, सॉरी, सहारा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो जाइलम फाइबर की बात कर रहे हैं, जाइलम फाइबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रेशा क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम को समझेंगे, फ्लोएम के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए फ्लोएम के बारे में जाना जाए। ठीक है, पहले फ्लोएम के बारे में सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखते हैं। देखिए फ्लोएम भी जो होता है, फ्लोएम भी 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्लोएम भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन होती हैं, 5 तरह की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे क्या बना होता है, तो फ्लोएम बना होता है। क्या बना होता है, फ्लोएम बना होता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्या होता है, 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम बना होता है। ठीक है, और फ्लोएम का भी निर्माण क्या होता है, फ्लोएम का भी निर्माण जो होता है या संरचना जो होती है वो नलिकाकार ही होती है। ठीक है, और जो क्या होता है, यह जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो जानिएगा किसके बारे में हम चलने फ्लोएम, किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जो जाइलम है और फ्लोएम है, जाइलम में अधिकतर कोशिकाएं कैसी होंगी, परिपक्व होंगी और क्या होंगी, मृत होंगी। लेकिन इसमें कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, जीवित कोशिकाएं होंगी। ठीक है, इसमें कैसी कोशिकाएं होंगी, तो जीवित होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, यह भी नलिका, इसकी
संरचना नलिका के समान होती है। नलिका के समान होती है, इसकी संरचना नलिका के समान होती है। इसकी भी संरचना कैसी होती है? नलिका के समान होती है। ठीक है, समझ में आई बात। और यह जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। देखिए, इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, उनको जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए नीचे ही लिखते हैं। पहला, ठीक है, कि थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, रुके, फ्लोएम में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला पढ़ रहे हैं, पहले लिखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ 5वां। 5 प्रकार का पाया जाता है, तो 5 को लिखेंगे। पहला कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा बताइए भाई। पहला क्या लिखेंगे? तो पहला लिखेंगे चालनी कोशिकाएं। चालनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं क्या होती हैं? चालनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चालनी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चालनी कोशिकाओं क्या कहा जाता है? कंपेनियन। क्या कहा जाता है? कंपेनियन। क्या कहा जाता है? कंपेनियन कहा जाता है। कंपेनियन सेल। क्या कहा जाता है? कंपेनियन सेल कहा जाता है। ठीक है, कंपेनियन सेल कहा जाता है। फिर क्या कहा, कौन सा होता है? फिर बताइए कौन सा होता है? तो चलनी नलिका होती है। चालनी नलिका, चालनी नलिका, चालनी नलिका होती है। चालनी नलिका होती है। ठीक है, चालनी नलिका होती है, जिसे सीव ट्यूब कहा जाता है। सीव ट्यूब कहा जाता है। सीव ट्यूब कहा जाता है। चालनी नलिका सीव ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीव ट्यूब कहा जाता है। फ्लोएम फाइबर होता है। अगला कौन है? फ्लोएम फाइबर होता है। फ्लोएम फाइबर होता है। इसके बाद क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो फ्लोएम, इसको लिखते हैं चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका हो गई, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका। उसके बाद तीसरा क्या है भाई? तीसरा, पहले रुक जाइए, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। ठीक है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। और कौन सा बच रहा है? ठीक है, गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है? रुके रहिए। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका। ठीक है, पहले लिखते हैं फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर, फाइबर्स, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। चाहे इसे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, चालनी कोशिका नहीं, ये नहीं भाई, साथी कोशिका होती है। चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, साथी कोशिकाएं भी होती हैं। ये होती हैं 5 आपकी, ये होती हैं 5। ठीक है, ये 5 होती हैं।
क्लियर है? समझ में आई बात? ये समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? इतना हो गया। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में हम लोग कल फिर से इसकी चर्चा करेंगे और इसे पढ़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।